स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स है साइंस एंड टेक से रिलेटेड रहेगा एंड पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। तो पर्टिकुलरली ये जो आपकी थीम है इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन तो आपके पूछ लिए जाते हैं अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हों। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। आपने जरूर पढ़ा होगा। तो दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस के बारे में कि ये कब आती है, कब होती है, कि बेसिकली जब कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर लेता है एबिलिटी कि वो किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट का जो वहां पर एक्टिविटी रहेगी उसे वो रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है जी। सेकेंड में कह रहे हैं इंडिया ने बैन की है क्या चीज, कोलेस्टीन, किसमें, लाइव स्टॉक में, टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये आपको दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो जो आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, समझने की कोशिश करें क्या चीज है। कि जनरली आपने देखा होगा पॉपुलेशन में इस तरीके की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है इस बीमारी की, कि जिसके चलते अगर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी हो रही है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स वहां पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो उनके अंदर बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर उनकी एबिलिटी आ गई है कि उस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट के जो अटैक है उसे वो रेजिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसी वजह से आपकी दवाइयां इनइफेक्टिव रह रही हैं। तो बेसिक से अगर हम बात करें कि जो यहां पर दो आपकी कैटेगरीज रहती हैं, एक इंट्रिंसिक, एक आपकी एक्वायर्ड। तो इंट्रिंसिक के बारे में जो यहां पर कहा जा रहा है ये आपकी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि बेसिकली यहां पर ये आपकी ऑब्टेन की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये एबिलिटी। डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। जैसे कि हमने बात की, पहले आपकी डेफिनेशन होगी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। दो तरीके की टाइप्स रहेंगी, इंट्रिंसिक और एक आपकी एक्वायर्ड। इंट्रिंसिक में क्या रहेगा, एक इनेट एबिलिटी रहेगी, ऑलरेडी ही एक एबिलिटी रहेगी किसी भी इस तरीके के बैक्टीरिया स्पीसीज में, ताकि वो किसी भी एंटीबायोटिक के अटैक को वहां पर रेजिस्ट कर सकें। ठीक है जी। एक्वायर्ड में क्या रहेगा कि वो ऑब्टेन की जाएगी। ऑब्टेन किस तरीके से की जाएगी वो आपको पता होना जरूरी है कि जो जनरली जनता में भी पाई जाती है, पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है, वो किस वजह से है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की वजह से। ये जो बीमारी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की बीमारी वहां पर मानी जाती है। कि जिस तरीके से टाइम एंड अगेन अगर हम देखें इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज है, ओवर द काउंटर आपके एंटीबायोटिक्स अवेलेबल रहते हैं। कुछ भी बीमारी होती है, बहुत ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बीमारी होगी, बट वाइड रेंज की दवाइयां हम वहां पर कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इस तरीके की रेजिस्टेंस वहां पर डेवलप हो जाती है कि ताकि जब एक्चुअली में किसी चीज से रिलेटेड वो बीमार हुए हैं, उससे रिलेटेड जब उन्हें एंटीबायोटिक दी जाए तो वो वहां पर असर नहीं कर पाती। ठीक है जी। तो इसी के लिए ये इस बीमारी को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या किया कि आपकी जो कोलेस्टीन है इसकी मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों पर ही बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये आपकी फूड प्रोसेसिंग में यूज की जाती है, जैसे एनिमल्स हो गया, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग, इन सभी चीजों में आपका यूज किया जाता था। और इसके चलते जितना ज्यादा इसका यूज किया जाता था उसकी वजह से देखा गया था, स्टडी की गई थी कि इसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ रही थी। तो इसीलिए इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। ठीक है जी। तो सिंपल सा पॉइंट था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, AES के नाम से आपने जानते हैं इस चीज को। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं इसे कैरेक्टराइज किया जाता है किसे, एज एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, और चेंज आता है आपके मेंटल स्टेटस में। सेकंड में कह रहे हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस के बारे में कि एक मेजर कॉज माना जाता है AES का इंडिया में। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं ये आपका अकर कर सकता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी एज में, एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है तो डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। पर थोड़ा सोचिए, देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली AES से रिलेटेड यहां पर आपकी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, उसी के चलते डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक से अगर हम बात करें, काफी एक सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम यहां पे पाई जा रही है इंडिया में, जिसके चलते अगर हम इसके सिम्टम्स देखें या इसका जो असर रहता है क्या इसमें बनता है, तो आपका वो एक्यूट ऑनसेट, मतलब वहां पर एक्यूट फीवर्स वहां पर रहेंगे, मेंटल स्टेटस में चेंज आएगा, मेंटल कंफ्यूजन रहेगी, डिसओरिएंटेशन रहेगी, कोमा में भी जा सकते हैं, और सीजर्स भी हो सकते हैं इसमें किसी भी व्यक्ति को, और ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी
टाइम ऑफ द ईयर में। ठीक है जी। मोस्टली अगर हम देखें कि कॉमनली कहां पाया जाता है तो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, जिसके चलते उनकी जो हम कह सकते हैं जो हेल्थ रहेगी डिटेरियोरेट होती जाएगी और कहीं ना कहीं इवेंचुअली ये डेथ को भी लीड कर सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वायरसेस के बारे में आपके मेज कॉजेटिव एजेंट्स रहते हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है कि पैरासाइट्स हो गए, फंगस हो गए, टॉक्सिन्स, केमिकल्स जो कि आपके काफी हद तक यूज भी किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, फिर उसे डंप कर दिया जाता है वाटर सोर्सेज में, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी कंजम्पशन की जाए तो इस तरीके की बीमारी वहां पर डेवलप हो सकती है। इंडिया के केस में ही बात करें तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस जो है मेजर कॉज माना जाता है इंडिया में एईएस का, रेंजिंग फ्रॉम 5% टू 35% कि जितने केसेस आपके वहां पर आते हैं उसमें से जेईवी के केसेस आपके इतने ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एईएस से रिलेटेड, तो अपने नोट्स में जरूर इसे अच्छे से कंपाइल कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कुछ पेयर्स यहां पर आपको दिए गए हैं कि डायबिटीज की टाइप और उनका फीचर। तो 3 पेयर्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज रहेगी कि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है। सेकंड में क्या कह रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कि बॉडी यहां पर प्रोड्यूस नहीं कर पाती एनफ इंसुलिन। और थर्ड में आपके जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर ये प्रेगनेंसी के बाद नहीं जाए तो ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज बन जाती है। तो ये 3 पेयर्स आपको दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए, कंसेप्ट भरा क्वेश्चन है, करेक्टली मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। डिस्कस कर लेते हैं तीनों डायबिटीज को एक बार कि डायबिटीज आपकी बेसिकली जो एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है यहां पर क्या रहता है कि या तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे वहां पर प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती, या फिर दोनों कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो 3 कैटेगरीज बेसिकली इसमें यहां पर रहती हैं आपकी बेसिकली डायबिटीज की। कौन कौन सी है? टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। तो टाइप 1 में क्या रहेगा बेसिक से अगर हम बात करें कि ये डायबिटीज तब होगी जब आपका इम्यून सिस्टम ही जो बॉडी का सिस्टम है जिसके चलते वो इन्फेक्शंस के साथ फाइट करता है वही अटैक और डिस्ट्रॉय करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बेटा सेल्स को। ठीक है जी, किसके? पेनक्रियास के। अब उसे ही अटैक करेगा तो यहां पर आपकी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है उस पर ही रोक लग जाएगी। तो ये आपकी टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या रहेगा बेसिक सी बात करें कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होगा बट उसके चलते जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो वहां पर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक इसका एक्चुअली कॉज जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज है कुछ पता नहीं लगा है। साइंटिस्ट सोचते हैं जीन्स में भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज को यहां पर ट्रिगर करते हैं। अभी तक कोई पर्टिकुलर आपका कॉज यहां पर नहीं सामने आया है। फिर जो आपका टाइप 2 डायबिटीज है तो ये किस वजह से? सेवरल फैक्टर्स हैं इसमें कि आप तो आपके जीन्स का भी इसमें काम रह सकता है या फिर जो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। ओबेसिटी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाता है कि अगर इनएक्टिव आपके लाइफ वहां पर लाइफस्टाइल रहे कि आप एक्टिव नहीं है, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज वहां पर डेवलप हो सके। ठीक है जी। और फिर बात करें आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में तो ये पर्टिकुलरली आपके प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रकार के हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में, और वैसे भी आपके अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान भी बात करें, आजकल एडवाइस किया जाता है कि ज्यादा वर्कआउट किया जाए, एक्सरसाइज की जा सके, प्रॉपर एक्टिविटी बॉडी को प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली अगर आपकी जो जेस्टेशनल डायबिटीज है ये अगर नहीं जाती है आपके डिलीवरी के बाद तो कहीं ना कहीं आपकी टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी तीनों टाइप्स ऑफ डायबिटीज से रिलेटेड। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इससे रिलेटेड अब आपको कुछ यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी आपकी वैक्सीन हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहां पर आपको 5 ऑप्शंस दी हैं, 5 वैक्सीन के नाम दिए गए हैं, 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहली आपकी बीसीजी वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फिर आपकी रोटावायरस वैक्सीन और न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये 5 ऑप्शन दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, फैक्ट भरा क्वेश्चन है आपका इंडिया से रिलेटेड, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर जो आपकी पांचों वैक्सीन हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो सरकार ने क्या किया था 1978 में अपना जो प्रोग्राम था उनका इम्यूनाइजेशन का उसे एक्सपैंड किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहां पर डिसीजन लिया कि हमें यहां पर एक्सपैंड करने की बहुत जरूरी है। 1985 में जो इसका नाम था वो वहां पर मॉडिफाई कर दिया गया, इस पूरे प्रोग्राम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम से दे दिया गया, जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा फेस्ड मैनर में टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री बाय 1989-90। और ये आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम माना गया था इन वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें आपकी कौन कौन सी वैक्सीन कवर थी?
उन सभी के नाम यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, आप अपने नोट्स में इन्हें कंपाइल कर सकते हैं। और जो हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट, अगर आप वहां पर जाके देखें तो आपको एक डिटेल्ड चार्ट भी वहां पर मिलेगा। ठीक है जी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की जो वेबसाइट है वहां पर डिटेल चार्ट भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको हर एक वैक्सीन के बारे में बताया गया होगा कि कौन सी वैक्सीन है, कब इसका डोज वहां पर दिया जाता है। तो ये चार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है किसी वैक्सीन से रिलेटेड कि क्या इसकी डोसेज रहती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, हमें कोशिश करनी है कि एटलीस्ट वहां पर अच्छा अटेम्प्ट तो हम वहां दे ही सकें। ठीक है जी, तो रेफर कीजिए अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट को, ताकि आप इन चीजों को भी कवर कर सकें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, दोबारा से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, क्वेश्चन ही आपका हेपेटाइटिस के ऊपर है। हेपेटाइटिस ए में क्या है कि इन्फ्लेमेशन रहती है लिवर की, और इसकी वजह से आपकी माइल्ड टू सिवियर इलनेस रहती है। सेकंड में क्या कह रहे हैं, जो आपका हेपेटाइटिस सी है, ये जो वायरस है इसका, ये आपका ब्लड बॉर्न वायरस है। और थर्ड में आपका एचडीवी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन के बारे में कह रहे हैं, ये आपका तब अकर करता है जब कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया हो, दोनों ही हेपेटाइटिस सी और डी से साइमल्टेनियसली, जिसे हम को इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर हेपेटाइटिस डी से वो इन्फेक्ट हुआ हो बाद में, जब वो पहले ही ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी से वहां पर इन्फेक्टेड हो, जिसे हम सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा देखिए इन अच्छे से। अगर आपको लगता है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो यहां पर डी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक सी बात जो यहां पर पहली और दूसरी स्टेटमेंट में लिखी गई है, बिल्कुल करेक्टली लिखी गई है। वही बात रही एचडीवी के बारे में, तो यहां पर आपका ये कॉम्बो सी प्लस डी का नहीं है, ये बेसिकली आपका कॉम्बो बी प्लस डी का है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी का कॉम्बो माना जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर इनकरेक्ट है। तो बेसिक सी बातें कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए के बारे में ही क्या है, ये आपका इन्फ्लेमेशन माना जाता है लिवर का, जो कि इसकी वजह से सिवियर टू माइल्ड इलनेस रहती है, फीवर आता रहता है इसमें। और ये आपका किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, टू द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वाटर, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है विद द इन्फेक्शियस पर्सन। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर आपकी बात करें हेपेटाइटिस सी के बारे में, ब्लड बॉर्न वायरस है। मोस्ट इन्फेक्शन केसेस कहां पर होते हैं, जब आपकी अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस का यूज रहता है। ठीक है जी, अनसेफ हेल्थ केयर रह रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो किए जा रहे हैं उनको स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं की जा रही है, इन्फेक्शन ड्रग यूज यहां पर रह रहा है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो जिसमें भी आपका ब्लड को एक्सपोजर रहेगा, वहां पर आपके हेपेटाइटिस सी वायरस के होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए ये आपका ब्लड बॉर्न वायरस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कोई भी करंटली इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है आपकी हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड। ठीक है जी, उसके अलावा एचडीवी के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस डी वायरस जो रहेगा आपका, तो बेसिकली ये जो वायरस है दैट रिक्वायर्स हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर इट्स रेप्लिकेशन, कि पहले हेपेटाइटिस बी होगा आपका, उसके बाद आपका हेपेटाइटिस डी जब आपका होगा तो वहां पर एचडीवी का इन्फेक्शन वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो वही चीज हमने स्टेटमेंट में भी देखी थी, जो कि वहां पर इनकरेक्ट थी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और जनरली जब भी हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी, एक तो हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट होगी, जो कि आपके लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स रहेगा ही, कि वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी भी इस तरीके की डिजीज से रिलेटेड, अगर आपने वहां से इंफॉर्मेशन गेन की होगी और वहीं से ही आप अपना आंसर मार्क कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि यूपीएससी भी वही चीज को वहां पर फॉलो करेगा। अदर देन दैट, जो आपकी WHO की वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हर एक डिजीज के बारे में जो की फैक्ट्स हैं आपको अलग से वहां पर लिस्ट किए गए हैं। ठीक है जी, ताकि आप डिटेल में वहां पर पढ़ सकें, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कर सकें, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहां पर आए तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट तो वहां पर जरूर दे सकें। तो यही चीजें थी आज के हमारे 5 क्वेश्चंस में ही, कि कौन कौन सी डिजीज हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोविड-19 का समय चल रहा है, तो काफी हद तक काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कोविड-19 से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम उन डिजीज के बारे में बात करें जो कि हमारी कोविड-19 की वजह से छूट गई हैं, या जिन पर इतना फोकस नहीं जा रहा है। तो कोशिश करना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है, सभी डिजीज भी कवर करनी है, सभी के बारे में बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए तो वहां पर हम घबराएं नहीं, थोड़ा अपना टिप्स और ट्रिक्स का यूज करते हुए, एलिमिनेशन यूज करते हुए वहां पर हम करेक्ट ऑप्शन तो मार्क जरूर कर सकें। तो जो भी आपका स्कोर रहा है आज के प्रीमिक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए, जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, एंड मोर ओवर जो आपके ऑलरेडी थीम्स हो चुकी हैं उसके लिए जो कंपाइलेशन है, उसकी जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो अच्छे से वहां जाके देखिए, आपको लगता है दोबारा आपको चीजें रिवाइज करनी है तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फीडबैक सिस्टम
में आप पढ़ के आइए, देखिए, अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए। आपको लगता है कोई पॉइंट आपको छूट गया है तो अपने नोट्स में उसे जरूर अच्छे से कंपाइल कीजिए, क्योंकि हम एक बार हम पढ़ेंगे दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम 100 चीजें और पढ़ेंगे। तो अगर नोट्स में लिखी होगी तो रिवीजन के टाइम आपको जरूर याद आएगा कि जी हाँ, वहां पर ये पॉइंट गलत हुआ था और ये इसका करेक्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है जी। मंडे की बात करें तो मंडे को आपको ज्योग्राफी का सेशन रहेगा, जिसमें हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड यहां पर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है जी। रिवर्स वगैरह सभी आपके जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा ताकि आप यहां पर अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।